What's up lords and ladies, welcome back to House of the Dragon book series episode 35। अभी हम कहानी के एकदम एंड गेम में पहुंच चुके हैं, तो मैं बिल्कुल भी इंट्रो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू टुडेज एपिसोड। पार्ट 1, एगॉन द सेकंड टारगेरियन वर्सेस एलिन वेलेरियन। ड्रैगनस्टोन के तख्त पर इस समय पर एगॉन द सेकंड एकदम सीक्रेटली बैठ चुका था और इस चीज़ के बारे में पूरे वेस्टरोस में कानो खबर नहीं थी। एगॉन ने ड्रैगनस्टोन के बंदरगाह को पूरी तरह से सील कर दिया था ताकि कोई भी शिप उस बंदरगाह पे आ ना सके और कोई भी शिप उस बंदरगाह से कहीं पे भी बाहर जा ना सके। उसी के साथ साथ एगॉन ने रेवंस की जो रूम होती है ड्रैगनस्टोन के कैसल में, यानी जिसे रुकरी कहते हैं, उस रुकरी को कंप्लीटली लॉक कर दिया था ताकि कोई भी बंदा रेवंस को सीक्रेटली भेजने की कोशिश वगैरह ना करे और किसी को भी संदेशा ना दे कि एगॉन द सेकंड इज बैक। सो इस तरीके से ड्रैगनस्टोन के आइलैंड पर अभी बहुत ही जबरदस्त बंदोबस्त किया गया था, बहुत ही सिक्योरिटी वहां पर थी और इसी के बीच में हमें एक बहुत ही क्यूट रियूनियन देखने मिला एंड दैट वाज बिटवीन बेला एंड एगॉन द यंगर। तो ये दोनों भी सौतेले भाई बहन इस समय पर ड्रैगनस्टोन के डंजन्स में प्रिजनर थे और उनका वहां पर एकदम अच्छा रियूनियन होता है। वो दोनों एक दूसरे को एकदम अच्छे से सहारा देते हैं और उसी के वजह से उन दोनों के हौसले बुलंद रहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम एगॉन द सेकंड की बात करते हैं तो उसका जो फाइट हुआ था बेला एंड मून डांसर के खिलाफ, उस फाइट के वजह से उसकी हालत अभी बहुत ही बुरी हो चुकी थी। एगॉन द सेकंड के बॉडी पर अभी वापस से यहाँ वहां पर बर्न मार्क्स आ चुके थे और उसके साथ साथ ही सबसे बुरी चीज ये हुई थी कि वो अभी चल ही नहीं सकता था। जैसे कि हमने जाना सनफायर वर्सेस मून डांसर के फाइट में सनफायर और मून डांसर दोनों कुछ 150 फीट से सीधा डायरेक्टली नीचे जोर से गिरे थे, तो वैसे गिरने के वजह से एक्चुअली एगॉन द सेकंड के दोनों पैर टोटली टूट गए। एगॉन के पैरों की हड्डियां बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुकी थी और उसी वजह से एगॉन द सेकंड अभी कंप्लीटली बेड रिडन हो गया था एंड ही कुडंट वॉक एट ऑल। हमने पिछले एपिसोड में जाना कि एगॉन द सेकंड का लेजेंडरी ड्रैगन सनफायर एकदम बुरी तरीके से मरता है और उसके मरने के बाद में एगॉन काफी डिप्रेस हो गया था। उसी में अभी उसके दोनों पैर भी गए थे, उसे हर जगह से दर्द अभी वापस बहुत ही ज्यादा होने लगा था। तो ऐसे सब चीजों के वजह से वो थोड़ा सा मेंटली अभी पगलाने लग गया। एगॉन द सेकंड को वैसे आयरन थ्रोन को तो पाना था, बट उसे बार बार गुस्से के दौरे आने लग गए। वो रैंडमली कुछ भी ऑर्डर यहाँ वहाँ पर एल्फ्रेड ब्रूम और मार्स्टन वाटर्स को दे देता और वो दोनों भी एकदम शॉक्ड हो जाते कि एगॉन क्या कह रहा है। एक बार ऐसे ही एगॉन द सेकंड को मून डांसर और बेला के सपने आ गए और उसने नींद में से उठते ही एकदम गुस्से में सर एल्फ्रेड को कह दिया कि बेला को अभी के अभी दरबार में लेके आओ और उसका मेरे सामने गला काट दो। जैसे ही सर एल्फ्रेड को यह ऑर्डर मिलती है तो सर एल्फ्रेड कमीने बेला को उसके प्रिजन सेल में से निकालकर घसीट के दरबार में लेके आते हैं और जब एगॉन द यंगर ने ऐसा करने से रोका तो कमीने सर एल्फ्रेड ब्रूम ने एगॉन द यंगर को जोर से झापड़ मार दी। एगॉन द यंगर को इस चीज का बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, बट आखिर वो छोटा होने के वजह से वहां पे क्या ही कर सकता था। जैसे ही बेला में वहां पे दरबार में लाया जाता है और उसका गला कटने ही वाला था कि तभी वहां पर दरबार का न्यू मेस्टर एगॉन द सेकंड को एक अच्छी सलाह देता है। अभी बुक में भी इस एगॉन द सेकंड के नए मेस्टर का वैसे नाम तो नहीं लिखा है, तो वी विल जस्ट कॉल हिम मेस्टर। तो ये जो भी न्यू मेस्टर एगॉन द सेकंड का रहता है वो एगॉन को बताता है कि बेला को हमें मारना नहीं चाहिए, बेला की माँ लेना है जो कि एक वेलेरियन है, यानी कि वो कॉर्लिस वेलेरियन की पोती है। बेला को मार के अगर तुम कॉर्लिस के साथ में पंगा लेते हो तो बहुत ही मामला पेचीदा हो जाएगा, तो प्लीज योर ग्रेस आप प्लीज बेला को मत मारिए। जैसे ही वो नया मेस्टर ऐसे एगॉन द सेकंड को कहता है तो एगॉन द सेकंड का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा होता है और वो थोड़ा सा चीज़ों को कैलकुलेट करके वहाँ पर सर एल्फ्रेड ब्रूम को बेला का गला काटने से रोकता है। तो ऐसा हो गया
कि सर एल्फ्रेड ब्रूम के हाथों से मौत होते होते बेला यहाँ पर दूसरी बार बच गई थी। अभी ऐसे इंसिडेंट के बाद में भी एगोन द सेकंड के मन में गुस्सा तो बहुत ही भरा हुआ था। वो बेला को मार नहीं पाया था बट उसे अपना गुस्सा कहीं पर तो निकालना था। तो वहां पर एगोन द सेकंड ने अपना गुस्सा निकाला बेला के क्यूट पेट मंकी पर। एगोन द सेकंड ने सर एल्फ्रेड को हुक्म दे दिया कि उस पेट मंकी को मारा जाए और सर एल्फ्रेड ने वहीं पे दरबार में सबके सामने उस पेट मंकी को मार डाला। ऐसा होते हुए देख के बेला को बहुत ही दुख होता है। वो चिल्ला रही थी दरबार में, रो रही थी। वो तो यहाँ तक कहने लगी कि मुझे मार दो बट मेरे पेट मंकी को मत मारो, बट उसकी किसी ने नहीं सुनी और सर एल्फ्रेड ब्रूम ने वहां पर उस पेट मंकी को मार डाला। देन ऐसे सब बहुत ही वाहियात इंसिडेंट के बाद में एगोन द सेकंड थोड़ा सा प्लानिंग करने लग गया। इस समय पे हमें ये जानना है कि एगोन द सेकंड यहाँ पर ड्रैगन स्टोन पर है और उसे कुछ भी करके किंग्स लैंडिंग में आयरन थ्रोन पर आना है। और अगर उसे वैसा करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिप्स के जरिए आ सकता है। अब अगर उसे शिप्स से आना है तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है एंड दैट इज एलिन वेलारियन। आप मैप में देख ही सकते हो कि अगर ड्रैगन स्टोन से किसी को भी किंग्स लैंडिंग की तरफ जाना है तो रास्ते में उसे ड्रिफ्ट मार्क के आसपास का एरिया लगता है और उस एरिया में इस समय पर एक बहुत ही बड़ी वेलारियन फ्लीट मौजूद थी जिस फ्लीट का कमांडर बन चुका था 15 साल का बैड एस डैशिंग एलिन वेलारियन। और ये बंदा मतलब आने वाले अभी कहानी का अपना एक नया धुरंधर होगा। एलिन एक बहुत ही डेंजरस बंदा था। उसका बाप कॉर्लिस वेलारियन है और माँ मेरिल्डा जैसी एक बहुत ही अच्छी शिप कैप्टन है। तो उन दोनों जैसे बहुत ही अच्छे कैप्टन्स के वजह से एलिन भी एक बहुत ही अच्छा शिप का कैप्टन बन गया था। और सिर्फ 15 साल की उम्र में कॉर्लिस वेलारियन ने अपने बेटे इस एलिन वेलारियन को वेलारियन के पूरे फ्लीट का कमांडर इन चीफ बना दिया था। तो इस समय पर 15 साल के डैशिंग एलिन वेलारियन की वेलारियन फ्लीट इस लोकेशन पर मौजूद थी एंड ऑब्वियसली वो ग्रीन्स को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। एलिन अभी भी अपने बड़े भैया एडम द लॉयल वेलारियन के वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो खुद भी ब्लैक्स के कॉज के लिए जान देने के लिए रेडी था। एगोन द सेकंड को इसी इलाके में से किंग्स लैंडिंग जाना है बट एलिन वेलारियन के वेलारियन फ्लीट के वजह से वो जा नहीं सकता। तो अभी करे तो क्या करे? ये पूरा प्रॉब्लम आखिर कैसा सॉल्व होता है वो सब कुछ आगे आएगा, वो सब कुछ हम बाद में जानेंगे ही। बट अभी हम चलते हैं किंग्स लैंडिंग को। पार्ट 2 मून ऑफ मैडनेस। ड्रैगनस्टोन के तख्त पर एगोन द सेकंड आ चुका था और उसके और एलिन वेलारियन के बीच में कुछ अलग ही इशू चालू थे। बट दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग में अभी भी इस समय पर मून ऑफ 3 किंग शुरू हुई था। इस समय पर आयरन थ्रोन के तख्त पर एक नया बास्टर्ड किंग बैठ चुका था जो अपने आप को किंग ट्रिस्टन करके बुलाता और उसके ऑलमोस्ट 500 से 1000 सपोर्टर्स किंग्स लैंडिंग में मौजूद थे। पिछले अभी ऑलमोस्ट 1.5 महीने से ये ट्रिस्टन ट्रू फायर एक किंग बन के घूम रहा था और उसके दरबार में एक्चुअली कई सारे इंपॉर्टेंट लोग भी शामिल थे। इसमें सबसे पहला और एकदम इंपॉर्टेंट बंदा जो उसके दरबार में था दैट वाज सर परकिन द फ्ली, जो कि एक बहुत ही तगड़ा हेज नाइट है और उसके अंडर यही कुछ 300 अलग अलग हेज नाइट्स काम करते हैं। उसी के साथ साथ सर परकिन द फ्ली ने कई सारे गोल्ड क्लोक्स और मेन एट आर्म्स को अभी खरीद लिया था। तो ऐसे कई सारे लोगों के साथ साथ ये ट्रिस्टन ट्रू फायर अभी किंग्स लैंडिंग में सो कॉल्ड रूल करने लग गया। तो अभी ये ट्रिस्टन तो रहा एक किंग, वैसे दूसरा किंग था केमॉन पेल हेयर। तो ये छोटा स्ट्रीट ऑफ सिल्क के होर्स, प्रोस्टिट्यूट्स, चोर लफंगे, विचेस, काले धंधे करने वाले जुआरी, बेवड़े, ऐसे सभी लुच्चे लफंगों का ये किंग था जिसे सब लोग अभी कनी किंग करके भी बुलाने लगे थे। और इस बच्चे का मेन सपोर्टर मतलब एक औरत थी जिसका नाम है सिल्वेना सैंड, जो कि एक डॉर्निश होर रहती है। तो इस सिल्वेना का भी काफी पावर स्ट्रीट ऑफ सिल्क में रहा था और उसी वजह से इस गेमॉन
पेल हेयर को भी किंग मानने लगे हैं। जैसे पर्किन द फ्ली कहता था कि ट्रिस्टन ट्रू फायर किंग विसेरिस का बास्टर्ड है, वैसे यहाँ पर ये सिल्वेना सैंड कहती कि गेमॉन पेल हेयर डायरेक्टली एगोन द सेकंड का ही बास्टर्ड बेटा है। इन दोनों के बाद में लास्ट आता है शेपर्ड। अभी इस शेपर्ड की पहले की तरह पावर नहीं रही थी क्योंकि वो बहुत ही पागलों की तरह बातें करने लग गया था, बट अभी भी यही कुछ 500 से 1000 उसके फॉलोअर्स जरूर थे। तो ऐसे 3 अलग अलग किंग्स अभी भी किंग्स लैंडिंग में शामिल थे। ऑलमोस्ट 40 दिन अभी इन 3 किंग्स के रूल को हो चुका था और सभी लोग किंग्स लैंडिंग में इसे मून ऑफ 3 किंग्स कहने लगे और कई लोग तो इसे मून ऑफ मैडनेस भी कहते हैं। ग्रैंड मास्टर मनकन ने इस मून ऑफ मैडनेस के रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी चीज उनके बुक में लिखी थी। उन्होंने कहा किंग्स लैंडिंग में 3 राजा आ गए थे, तीनों के अपने अपने 3 हिल्स थे और तीनों अपने हिल्स पर से बहुत ही बुरा राज करते। उनका राज मतलब वहां पर कोई भी लॉ नहीं था, कोई भी जस्टिस नहीं और ना ही किसी को वो प्रोटेक्ट कर पाते। उनके राज में किसी भी मर्द का घर सेफ नहीं था और ना ही किसी भी औरत की इज्जत सेफ थी। इट वॉज ट्रूली अ बैड टाइम। तो ऐसी सब बहुत ही बुरी चीजें किंग्स लैंडिंग में शुरू थी, कोई भी खुश नहीं था। बट देन एक दिन अचानक किंग्स लैंडिंग के बाहर एक मैसिव आर्मी आके खड़ी होती है। अभी ये कौन सी आर्मी आ गई जिन्होंने किंग्स लैंडिंग को सब जगह से घेर लिया था और एकदम सीज कर डाला। पार्ट 3, हियर कम्स द डियर। किंग्स लैंडिंग के बाहर आई हुई आर्मी थी हाउस बराथियन की। हियर कम्स द डियर। हाउस बराथियन की 4000 स्ट्रॉन्ग की आर्मी इंक्लूडिंग 700 तगड़े नाइट्स, ऐसे एक बहुत ही पावरफुल आर्मी के साथ साथ वहां पर आए थे लॉर्ड बोरोस बराथियन। रिमेंबर दिस गाय? दिस गाय इट्स फाइनली हियर इन डांस ऑफ द ड्रैगन्स का वॉर। ये वॉर जैसे ही शुरू हुआ था तभी एक्चुअली सबसे पहले लॉर्ड बोरोस बराथियन ने एमोन टारगेरियन को वादा किया था कि वो ग्रीन्स को सपोर्ट करेंगे, बट अब तक उन्होंने कभी भी कोई भी बैटल में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया था और इसका रीजन था ड्रैगन्स। वैसे तो लॉर्ड बोरोस बराथियन ने ऑलमोस्ट 10 महीनों से अपनी एक बड़ी आर्मी क्रिएट करके रखी थी और वो किंग्स लैंडिंग पे मार्च भी कर रहे थे, बट उन्होंने किंग्स लैंडिंग पर डायरेक्टली कभी भी अटैक नहीं किया क्योंकि किंग्स लैंडिंग में अटैक करने के कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही हफ्तों पहले वहां पर अचानक से रैनीरा आ गई थी 6 ड्रैगन्स के साथ में। तो जैसे ही लॉर्ड बोरोस बराथियन को फॉल ऑफ किंग्स लैंडिंग हुआ है ये पता चल गया तो उन्होंने सोचा कि इतने सारे ड्रैगन्स के खिलाफ जाके वो क्या ही बैटल करेंगे, इसीलिए वो किंग्स लैंडिंग में नहीं आते और सीधा रिट्रीट करके पीछे हाउस फेल के यहाँ पर जाके रुके थे और वो बस वेट ही कर रहे थे कि उन्हें एगोन द सेकेंड और एमोंड कुछ तो बताए। तो लॉर्ड बोरोस बराथियन काफी टाइम तक इस इलाके में रुकते हैं और ऐसे ही एक दिन उनको खबर मिलती है कि ब्लैक स्क्वीन रेनिरा के हाथों से किंग्स लैंडिंग चला गया है। उन्हें पता चलता है कि किंग्स लैंडिंग में बहुत बड़े बड़े दंगे हो गए और वहां पर सभी ड्रैगन्स को मार दिया गया है। जैसे ही ये बात लॉर्ड बोरोस बराथियन को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। उनको हमेशा से सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन्स का ही डर था। एक बार ड्रैगन्स मर गए तो उन्हें पूरे वेस्टरोस में किसी भी आर्मी का डर नहीं था। लॉर्ड बोरोस खुद एक बहुत ही डेंजरस फाइटर थे और बहुत ही तगड़े बैटल कमांडर थे और उनके अंडर एकदम ही पावरफुल स्टॉर्मलैंडर्स की आर्मी थी। तो ये आर्मी अचानक से ग्रीन्स के कॉज में सपोर्ट करने के लिए अभी आ गई थी और उन्होंने किंग्स लैंडिंग को पूरी तरह से बाहर से सीज कर दिया। अभी लॉर्ड बोरोस बराथियन यहाँ पर किंग्स लैंडिंग के बाहर सिर्फ अकेले नहीं आए थे, उनके साथ में उनकी कुछ स्पेशल डॉटर्स भी आई थी। पार्ट 4, 4 स्टॉर्म्स। सो किंग्स लैंडिंग का अभी सीज बराथियन आर्मी ने किया था। उस आर्मी के बैटल कमांडर थे लॉर्ड बोरोस बराथियन और उनके साथ आई हुई थी उनकी 4 बहुत ही खूबसूरत बेटियां जो कि बहुत ही ताबड़तोड़ थी और उसी की वजह से उन्हें पूरे वेस्टरोस में 4 स्टॉर्म्स भी कहते हैं। तो ये चारों लड़कियां मतलब सही में 4 तूफान थे, 4 स्टॉर्म्स थे और इनमें सबसे बड़ी बेटी थी कैसेंड्रा जो कि बहुत ही एम्बिशियस गर्ल थी और उसे एक्चुअली क्वीन बनना था।
देन सेकेंड ओल्डेस्ट आती है मैरिस, जो कि बहुत ही क्लेवर थी। वो चारों लड़कियों में वैसे थोड़ी सी दिखने में इतनी अच्छी नहीं थी, बट वो अपने मुंहफट जबान से किसी को भी डिस्ट्रॉय करती। इफ़ यू रिमेंबर, एक्चुअली वन आइड एमोंड ने मैरिस के थोड़े से खराब लुक्स को देख के सीधा कह दिया कि मैं इस अगली मैरिस के साथ में शादी तो बिल्कुल नहीं करूंगा। तब इस मैरिस ने वन आइड एमोन टारगेरियन को सीधा अपने दरबार में बोल दिया, अबे एक आंख के नल्ले, मुझे तुझसे शादी भी नहीं करनी। मैं तो उसी मर्द से शादी करूंगी जिसके सभी बॉडी के पार्ट्स मौजूद है, तो चल निकल यहाँ से। मैरिस के ऐसा कहने पर पूरा स्टॉर्म्स एंड का दरबार एमोंड के मुंह पे हंस दिया था। तो यू कैन जस्ट इमेजिन ये मैरिस मतलब कैसा तूफान थी। देन इसके बाद में थर्ड आती है एलिन। ये बंदी वैसे एकदम ही शांत थी, बहुत ही क्यूट सी ये बंदी थी। एंड लास्टली फोर्थ तूफान था फ्लोरिस। ये लड़की चारों तूफान यानी 4 स्टॉर्म्स में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, और वो अपने खूबसूरती का बराबर फ़ायदा उठा के सभी मर्दों को एकदम अच्छे से नचाती। तो ये तो थे 4 स्टॉर्म्स। इनके साथ साथ उनके पिताजी मतलब बोरोस बराथियन भी इस समय पर किंग्स लैंडिंग के दरवाजे पे आ चुके थे, और उनके साथ एक बड़ी आर्मी थी। बोरोस बराथियन को समझ में आता है कि किंग्स लैंडिंग के सभी दरवाजों को बंद किया है, और इसी वजह से बराथियंस ने किंग्स लैंडिंग को सीज कर दिया। जैसे ही ये आर्मी किंग्स लैंडिंग के बाहर आती है, तो तभी किंग्स लैंडिंग की बड़ी बड़ी घंटियां बजनी शुरू हो गई। एंड जस्ट लाइक दैट किंग्स लैंडिंग में वापस एक छोटा हंगामा शुरू हो गया, और सब जगह पर वापस अफरा तफरी मच गई। ये सब शुरू रहते अभी तीनों किंग्स में से किसी ना किसी किंग को कोई ना कोई एक्शन लेनी थी, और सबसे पहला किंग जो खड़ा रहता है वो था किंग ट्रिस्टन। किंग ट्रिस्टन अपने सभी साथियों के साथ में एक गेट पर जाता है, और वो थोड़े दूर से इस पूरे बराथियन के सीज को अच्छे से देखता है। अभी इस सो कॉल्ड किंग ट्रिस्टन का ऐसे कुछ स्मॉल काउंसिल वगैरह ऑफिशियल कोई नहीं था। उसने जिन इंपॉर्टेंट लोगों को रेड किप में से रिहा किया था वही ट्रिस्टन के आसपास थे, जिसमें सबसे पहले तो आता है ग्रैंड मास्टर ओरवाइल, देन आती है एलिसेंट हाईटावर, एंड ऑफ कोर्स देयर वाज लैरी स्ट्रॉन्ग एज वेल। उसी के साथ साथ ट्रिस्टन के साथ में यहाँ पर परकिन द फ्ली भी मौजूद था, जो एक तरीके से उसका हैंड ऑफ द किंग कहने के लिए था, बट ऐसी कुछ उसकी ऑफिशियल पोस्ट वगैरह तो नहीं थी। अभी एक्चुअली इस समय पर लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन भी किंग्स लैंडिंग में ही थे, बट वो इन इश्यूज में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते। कॉर्लिस वेलारियन अभी थोड़े से बूढ़े हो गए थे, तो वो मस्त अपना रेड कीप में आराम कर रहे थे, एंड वो बस दूर से पॉपकॉर्न खाते हुए ये सब चीज़ों के मज़े ले रहे थे। सो इस तरीके से रेड कीप में कॉर्लिस थे, बट दूसरे तरफ किंग ट्रिस्टन को डिसाइड करना था कि वो क्या करेगा। अभी इतनी बड़ी आर्मी देखने के बाद में किंग ट्रिस्टन बहुत ही डर गया, बट वो स्टूपिड नहीं था। उसने लैरिस, एलिसेंट, ओरवाइल और परकिन से मदद मांगी। उसने अपने से जो ओल्ड लोग हैं उनकी ओपिनियन मांगी, ताकि वो इस पूरे इशू को सॉल्व कर सके। जैसे ही ट्रिस्टन थोड़ी हेल्प मांगता है, तो लैरी स्ट्रॉन्ग आगे आ गया, और उसने सीधा ट्रिस्टन को बता दिया कि तुम्हारे पास अभी बिल्कुल भी कोई बड़ी आर्मी ऐसे मौजूद नहीं है जो इतने डेंजरस स्टॉर्मलैंडर्स के आर्मी के खिलाफ कुछ बैटल वगैरह कर सके। सो बेसिकली यू जस्ट हैव टू सरेंडर, क्योंकि स्टॉर्मलैंडर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हंग्री। तो लैरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली ट्रिस्टन को सीधा बता देता है, योर ग्रेस, जहां पर तलवारों का यूज नहीं होगा वहां पर अच्छे शब्दों का यूज होता है, और मैं शब्द चलाने में माहिर हूं। तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूं। I'll speak with लॉर्ड बोरोस। मैं उनके साथ बात करके अच्छे से इस इशू को सॉल्व करूंगा। जैसे ही शातिर लैरिस ने ये बात कही, तो सर परकिन द फ्ली और ट्रिस्टन ट्रूफायर कुछ चंद मिनटों के लिए डिस्कशन करते हैं, एंड उसके बाद में ट्रिस्टन लैरी स्ट्रॉन्ग को लॉर्ड बोरोस बराथियन से मिलने के लिए हाँ कह देता है। पार्ट 4, लैरी स्ट्रॉन्ग के शातिर प्लान्स। जैसे ही ट्रिस्टन ट्रूफायर हुक्म देता है, तो लैरी स्ट्रॉन्ग, ग्रैंड मास्टर ओरवाइल और एलिसेंट हाईटावर ऐसे
तीनों भी फ्लैग ऑफ ट्रूस लेके बोरोस बराथियन से मिलने के लिए जाते हैं। तो लैरिस ओरवाइल और एलिसेंट ये फ्लैग लेके सीधा लॉर्ड बोरोस बराथियन के टेंट तक आते हैं और वहां पर एक बहुत ही क्यूट ग्रीन्स के साइड का रियूनियन हुआ। जैसे ही ये तीनों भी टेंट के यहाँ पर आते हैं तो वहां पर थे लॉर्ड बोरोस बराथियन और उनकी 4 बेटियां, बट उसी के साथ साथ वहां पर थे सर विलिस फेल और उनके कंधे पर थी क्यूट प्रिंसेस जहेरा। जैसे ही दादी एलिसेंट हाईटावर अपने प्यारे जहेरा को देखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के पास जाके भाग के हक करते हैं एंड इट वाज अ ट्रूली इमोशनल सीन फ्रॉम द ग्रीन साइड। थोड़ी ही देर में एक क्रूशल मीटिंग शुरू होती है और वहां पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैक्ट किया गया। इस ट्रूस के अनुसार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो लॉर्ड बोरोस बराथियन चाहते थे वो ये थी कि एगॉन द सेकंड को किंग बनाया जाए और एगॉन द सेकंड को आयरन थ्रोन पे बिठाया जाए। टॉम किंग लॉर्ड बोरोस बराथियन वहां पर सीधा दहाड़ मारते हैं, हमें ये बास्टर्ड किंग्स मंजूर नहीं। स्टॉर्म किंग्स बराथियंस किसी भी बास्टर्ड के सामने घुटने नहीं टिकाते। सो बात सिंपल थी, बोरोस बराथियन को किंग चाहिए था एगॉन द सेकंड और वो ऐसे ट्रिस्टन ट्रू फायर और जो भी बाकी के किंग 2 आए थे उनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे, ऐसा उन्होंने सीधा कह दिया। और ये बात लैरिस एलिसेंट ओरवाइल का जो ये बचा कुचा ग्रीन काउंसिल था उनके लिए एकदम सोने पे सुहागा थी। तो दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली जैसे ही मैंने ग्रीन काउंसिल कहा तो मुझे एक चीज याद आ गई, एक बंदे के बारे में मैं आपको बताना भूल गया एंड दैट इज ग्रीन काउंसिल का मास्टर ऑफ कॉइन लॉर्ड टाइलैंड लैनिस्टर। तो वो भी एक्चुअली इस समय पर किंग्स लैंडिंग में रेड कीप में ही मौजूद था। जब ब्लैक स्क्वीन रेनिरा का राज शुरू था तभी इस टाइलैंड लैनिस्टर पे बहुत ही बुरे जुल्म किए गए थे, उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया था। तो वो इस समय पर रेड कीप के एक रूम में अच्छे से लेटा था, आराम कर रहा था। तो उसी वजह से टाइलैंड लैनिस्टर एक्चुअली ये सब जो मीटिंग शुरू है उसमें वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस मीटिंग। इस मीटिंग में स्टॉर्म किंग लॉर्ड बोरोस बराथियन वापस दहाड़ मार के कहते हैं, ये जो भी तुम्हारा फॉल्स किंग ट्रिस्टन और जो ये कोई सर परकिन द फ्ली है उनको कहना कि तुम्हें एगॉन द सेकंड को किंग मानना पड़ेगा। बेंड नी इन फ्रंट ऑफ एगॉन द सेकंड द रियल किंग ऑफ वेस्टेरोस। ये जो भी तुम्हारा सर परकिन और उसका बैंड ऑफ गटर नाइट्स है उनको जाके बताओ कि उन्हें माफ कर दिया जाएगा, उन्हें पार्डन मिलेगा, बट उन्हें एगॉन द सेकंड के सामने घुटने टिकाने पड़ेंगे। उनको कह दो कि उन्होंने जो भी किंग्स लैंडिंग में पिछले 1 महीने से किया है वो बेसिकली एक ट्रीजन है। वो उस मेगोर विद द टिट्स ब्लैक क्वीन के खिलाफ जरूर थे बट वो हमारे खिलाफ ग्रीन्स के खिलाफ भी थे। उस बास्टर्ड ट्रिस्टन की हिम्मत कैसे हुई आयरन थ्रोन पे बैठने की? वो अपने आप को राजा कैसे कहता है? इट इज अ ट्रीजन, इट इज अ ट्रीजन लॉर्ड लैरिस, इट इज अ ट्रीजन। और उस ट्रीजन को ये स्टॉर्म किंग बोरोस बराथियन माफ नहीं करेगा। ग्रीन्स काउंसिल के तीनों को ये बोरोस बराथियन की बातें एकदम सही लगती है, बट अगर यहाँ पर बोरोस एकदम अच्छे से एगॉन द सेकंड को सपोर्ट कर रहा है तो बोरोस बराथियन को भी वापस उन्हें कुछ तो देना होगा। तो इफ यू रिमेंबर इसके पहले एक्चुअली एमोंड ने कह दिया था कि वो लॉर्ड बोरोस बराथियन के एक किसी बेटी से शादी करेगा, बट अभी एमोंड टारगेरियन तो नहीं रहा। तो इसीलिए इस मीटिंग में तय किया जाता है कि लॉर्ड बोरोस बराथियन की जो सबसे ओल्डेस्ट बेटी है कसांड्रा बराथियन, उसकी एगॉन द सेकंड के साथ में शादी की जाएगी। फिर उसके बाद में जो उनकी सबसे छोटी बेटी है, जो सबसे खूबसूरत बेटी है फ्लोरिस बराथियन, उसकी शादी लैरी स्ट्रॉन्ग से की जाएगी। और इस रिश्ते को सबने एक्सेप्ट किया और तभी जाके ये पूरा पैक्ट कंप्लीट हुआ। अभी इस मीटिंग में और एक चीज को भी लेके डिस्कशन हुआ एंड दैट इज द टॉपिक ऑफ कॉर्लिस वेलारियन। सब लोग डिस्कस करते हैं कि कॉर्लिस वेलारियन को किस तरह से मनाया जाए। अभी जैसे कि हमने जाना कि कॉर्लिस वेलारियन के हुक्म के अनुसार
उनके बेटे एलिन वेलेरियन ने एक बहुत ही बड़ी वेलेरियन फ्लीट एकदम ड्रिफ्ट मार्क के आसपास बिछा के रखी थी और उसी वजह से एगोन द सेकंड किंग्स लैंडिंग में आ नहीं पा रहा था। तो कॉर्लिस वेलेरियन के साथ में कुछ अच्छे नेगोशिएशंस करना इस समय पर ग्रीन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जैसे ही कॉर्लिस वेलेरियन के साथ में नेगोशिएशंस करना, उनके साथ में एक तरह से अलायंस करना, ऐसी सब चीजें डिस्कस होने लगती है, तब उस समय पर एलिसेंट हाईटावर को बहुत गुस्सा आ गया। वो चिल्ला उठी, No, my lords, he is a traitor. That old man is a traitor. I want him dead. उनके बीवी रेनिस के वजह से मेरा बेटा एगोन अपाहिज बन गया। उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगा। Kill him. I say kill him. अब ऑब्वियसली ये एलिसेंट का गुस्सा एकदम नेचुरल था, बट यहाँ पर शातिर लैरिस कहता है, योर ग्रेस प्लीज काम डाउन। कॉर्लिस तो बुढ़े है और बुढ़े लोग तो जल्द ही मरेंगे, और ये बुढ़ा अगर जल्द ही मरा नहीं तो मैं उनको सीक्रेटली मरवा दूंगा। सो प्लीज डोंट वरी। राइट नाउ उस बुढ़े कॉर्लिस की फ्लीट हमें चाहिए। वो फ्लीट मतलब हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे ही वो फ्लीट हटी तो एगोन वापस किंग्स लैंडिंग में आएगा और फिर हम उस बुढ़े कॉर्लिस वेलेरियन और उसके फ्लीट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बट राइट नाउ वी नीड हिम, वी नीड हिज वेलेरियन फ्लीट। लैरिस की ये बातें सुनने के बाद में गुस्से में क्यों ना हो, एलिसेंट उन सभी की बातें मानती है और उसे भी समझता है कि लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन के साथ में समझौता अभी इस समय पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीटिंग में तय हुए सभी चीज़ों के अनुसार किंग्स लैंडिंग के सभी गेट्स को खोल दिया गया था और बस अगले 1.5 से 2 दिनों में बोरोस बराथियन की मैसिव स्टॉर्मलैंडर्स की आर्मी किंग्स लैंडिंग में घुस गई। रेड कीप और बाकी पूरे जगह पर किंग्स लैंडिंग में जो भी ट्रिस्टन के बैनर्स वगैरह लगाए गए थे उनको हटाया गया और उसके जगह पर गोल्डन ड्रैगन्स के बैनर्स वापस लाए गए। बोरोस बराथियन रेड कीप में आता है और एलिसेंट, ओरवाइल, लैरिस, पर्किन उनका एकदम अच्छे से स्वागत करते हैं। जैसे ही बोरोस रेड कीप के थ्रोन रूम में आते हैं तो वो एक चीज को लेके काफी शॉक्ड हुए, एंड दैट इज वहां पर प्रिटेंडर किंग ट्रिस्टन था ही नहीं। वो एक्चुअली इस समय पर ट्रिस्टन से मिलना चाहते थे, बट ट्रिस्टन गया तो कहाँ गया? इस क्वेश्चन के रिप्लाई में सर पर्किन द फ्ली एकदम हंस के जवाब देते हुए कहते हैं, माय लॉर्ड बोरस, ट्रिस्टन को हमने डंजन्स में फेंक दिया है। अब जैसे मैं और आप शॉक्ड हो गए, वैसे ही लॉर्ड बोरोस बराथियन भी शॉक्ड हो गए। ये सर पर्किन द फ्ली मतलब इस पूरे कहानी का सबसे डेंजरस रंग बदलू गिरगिट। ये बंदा मतलब एकदम हरामी, वन ऑफ द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। ये पावर के लिए कुछ भी कर सकता है। इस सर पर्किन द फ्ली ने ट्रिस्टन को किंग बनाया। उन्होंने ही ट्रिस्टन ट्रू फायर को एकदम सर चढ़ा दिया था कि वो एक बास्टर्ड बेटा है विसेरिस का और उसी वजह से उसका अधिकार है आयरन थ्रोन के तख्त पर, और एकदम अच्छे से सालों तक ट्रिस्टन को हेल्प किया। ट्रिस्टन एक्चुअली इस सर पर्किन द फ्ली का स्क्वायर भी रहा था, बट जैसे ही यहाँ पर किंग्स लैंडिंग में पावर इक्वेशंस बदल गए तो इस कमीने सर पर्किन द फ्ली ने अपने ही स्क्वायर, उसके सो कॉल्ड किंग ट्रिस्टन को सीधा बंदी बनाया सीक्रेटली और उसे रेड कीप के डंजन्स में फेंक दिया। जैसे ही सर पर्किन द फ्ली ने ये सब कुछ बोरोस बराथियन को बताया तो ही वॉज एक्चुअली हैप्पी, क्योंकि उनके लिए तो ये बच्चा ट्रिस्टन वैसे भी कोई इतना मायने नहीं रखता था। ही जस्ट केयर्ड अबाउट एगोन द सेकेंड बीइंग अ किंग। तो बोरोस बराथियन इस मामले में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते और उनके सामने अभी कई सारे काम है जो हम जानते हैं अगले पार्ट में। पार्ट 5, हाउस बराथियन टेक्स ओवर किंग्स लैंडिंग।
सो अभी स्टॉर्म किंग बोरोस बराथियन एकदम अच्छी तरीके से किंग्स लैंडिंग में पावरफुल बन गए थे और उनके अंडर किंग्स लैंडिंग का एक तरीके से रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। किंग्स लैंडिंग के बहुत ही भयानक राइट्स के वजह से अभी भी किंग्स लैंडिंग में सब जगह पर बहुत ही ज़्यादा गंद मची हुई थी, सब जगह पर डिसीजेस फैल गए थे, सब जगह पर चूहे दौड़ रहे थे, पूरा किंग्स लैंडिंग एकदम गंदगी में था। किंग्स लैंडिंग के कई अलग अलग जगहों पर अभी भी ढेर सारी लाशें पड़ी हुई थी जिनसे बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा था एंड वो बहुत ही बुरी तरीके से सड़ चुकी थी। उसी में इस मून ऑफ मैडनेस में अभी भी सब जगह पर बहुत ही बुरा लॉलेसनेस छा गया था एंड ओवरऑल ये किंग्स लैंडिंग का शहर मतलब एक हेल बन चुका था। स्टॉर्म किंग बोरोस बराथियन ने सिर्फ 2 दिन पूरे किंग्स लैंडिंग का चप्पा चप्पा छान मारा और उन्होंने उसके बाद में ऐसे डिसीजंस लिए कि उसके ऊपर आगे चल के कई सारे मिस्टर्स ने किताबें लिखी कि कैसे किंग्स लैंडिंग को अच्छे से साफ करना चाहिए, कि कैसे किंग्स लैंडिंग के रास्तों को साफ रखना चाहिए। इतना उनका जबरदस्त प्लानिंग रहा। सो स्टॉर्म किंग बोरोस बराथियन के अंडर 4000 ट्रेंड स्टॉर्मलैंड्स मेन एट आर्म्स थे, इंक्लूडिंग 700 नाइट्स। उसी के साथ साथ सर परकिन द फ्ली के अंडर भी उनके 500 गटर नाइट्स थे और यही कुछ 1000 के आसपास मेन एट आर्म्स थे, इंक्लूडिंग मेनी गोल्ड क्लोक्स एंड मेनी अदर नॉर्मल मेन एट आर्म्स। तो ऐसा ही समझ लीजिए कि लॉर्ड बोरोस बराथियन के अंडर इस समय पर कुल मिला के ऑलमोस्ट 6000 मेन एट आर्म्स की एक बहुत ही तगड़ी आर्मी थी और इस आर्मी का यूज करके उन्होंने किंग्स लैंडिंग को बस एक हफ्ते में चकाचक कर दिया। सबसे पहले तो लॉर्ड बोरोस बराथियन ने अपने इस मैसिव आर्मी को एकदम अच्छी तरीके से छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया और उन ग्रुप्स को किंग्स लैंडिंग के हर एक कोने में भेजा और उनका काम बस एक ही था कि उस इलाके को अच्छे से साफ करना। अभी ऐसा नहीं था कि एकदम तगड़े मेन एट आर्म्स और नाइट साफ सफाई करने लग गए थे। कई जगहों पर जो मेन एट आर्म्स और नाइट्स थे उन्होंने पब्लिक को साफ सफाई करने पर मजबूर किया। किंग्स लैंडिंग की ये जो गंदी हालत हुई थी वो इन्हीं अभी बचे हुए जिंदा लोगों के वजह से हुई थी। उन्होंने ही यही कुछ 1 महीने पहले सब जगह पर खून खराबा किया था, सब जगह पर रायट्स किए और उसके बाद में एकदम अपने घर में जाके अच्छे से रहने लगे। तो इस मैसिव आर्मी ने इस किंग्स लैंडिंग के बचे हुए स्मॉल फोक को रास्ते पे बाहर खींच के निकाला और उनसे जबरदस्ती साफ सफाई करवाई। ये काम यही कुछ बस 10 दिनों तक चला और उसके बाद में किंग्स लैंडिंग एकदम शाइन होने लग गया। सो किंग्स लैंडिंग में साफ सफाई करने का काम एकदम अच्छी तरीके से लॉर्ड बोरोस बराथियन ने किया ही, बट उसी के साथ साथ उन्होंने किंग्स लैंडिंग में वापस कानून को लाया। लॉर्ड बोरोस बराथियन ब्रॉट बैक द लॉ इन किंग्स लैंडिंग। किंग्स लैंडिंग का शहर अभी एकदम चकाचक हो गया था, अभी एकदम क्लीन हो गया था, अभी वो इस समय पर एकदम अच्छे से कंट्रोल में आ गया था। तो अभी इसके बाद में उनका नेक्स्ट टारगेट था वो सो कॉल्ड 3 किंग्स। अभी इन 3 किंग्स में से एक जो सो कॉल्ड किंग था, मतलब जो ट्रिस्टन ट्रू फायर था, उसे तो पहले से ही रेड किप के डंजन्स में फेंक दिया था, तो वो प्रॉब्लम तो पहले ही सॉल्व हो चुका था। बट देन अभी भी और एक किंग बाकी है एंड दैट इज 5 साल का कनी किंग, छोटा बच्चा किंग गेमॉन पेल हेयर, जो स्ट्रीट ऑफ सिल्क के हॉर्स और सभी लुच्चे लफंगों का किंग था। तो इस किंग को पकड़ने के लिए लॉर्ड बोरोस बराथियन ने अपनी ऑलमोस्ट 1500 मेन एट आर्म्स की एक बहुत ही पावरफुल बटालियन खड़ी कर दी और ये पूरी बटालियन एक दिन डायरेक्टली घुसती है विसन्या के हिल पर। जैसे ही ये मैसिव बटालियन हिल पर घुसने लगती है तो इस स्टॉर्मलैंडर्स के बटालियन को किसी ने भी रोकने की कोशिश भी नहीं की। आफ्टर ऑल ये एकदम डेंजरस मंजे हुए स्टॉर्मलैंडर्स की आर्मी थी
और उनके खिलाफ यहाँ पर बैटल कौन ही करेगा। इफ़ यू रिमेंबर, उस किंग कनी गेम ऑन पेल हेयर के जो भी सपोर्टर्स थे, वो 1000-2000 क्यों ना हो, उसमें से आधे से ज़्यादा तो होर्स थी, प्रोस्टिट्यूट्स थी, कई सारी औरतें ही थी, और बाकी के जो भी थे वो बस जेब काटने वाले, यहाँ वहाँ पर दंगा फसाद करने वाले, नशे करने वाले, जुआ खेलने वाले, ऐसे ही सब लुच्चे लफंगे थे। तो वो भी ऑब्वियसली अपनी जान दांव पर लगाकर इन स्टॉर्मलैंडर्स के खिलाफ बिल्कुल भी लड़ने नहीं वाले थे। तो इसीलिए ये स्टॉर्मलैंडर्स एकदम आसानी से ऊपर अंदर तक घुसते हैं और इवेंचुअली वो गेमॉन के यहाँ पर पहुंच ही गए। सो कॉल्ड छोटा क्यूट गेमॉन तो वहाँ पर एकदम अच्छे से अपने कुछ खिलौनों से वगैरह खेल रहा था। उसे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि इतने सारे सोल्जर्स उसको उठाने के लिए वहाँ पर क्यों आए हैं। उसे एक सोल्जर अपने कंधों में उठा लेता है और उसी के साथ साथ उसके सो कॉल्ड मदर सेक्सी सिल्वेना सैंड और उसके लेस्बियन पार्टनर एसी को वहाँ पर बंदी बनाया गया। एंड अलॉन्ग विद देम मेनी अदर होर्स और जो भी कुछ अलग अलग लुच्चे लफंगे थे, उन सबको वहाँ पर बंदी बनाया गया। उस पूरे इलाके में बिल्कुल भी कोई भी ब्लड शेड वगैरह नहीं हुई, बस कुछ लोगों ने वहाँ पर थोड़ी सी हाथापाई करने की कोशिश की, बट स्टॉर्मलैंड्स के मेन एट आर्म्स ने बस 2-3 कान के नीचे लोगों के खींच के दी, तो सब जगह पर सन्नाटा हो गया और वहाँ पर सो कॉल्ड किंग गेम ऑन पेल हेयर और उसके सपोर्टर्स को कस्टडी में लिया गया। इसके बाद में ऐसी ही एग्जैक्ट चीज़ हुई शेपर्ड के साथ में भी। वैसे एक्चुअली थोड़ी सी दिक्कत वहाँ पर ज़रूर हो गई थी, क्योंकि पागल शेपर्ड इस समय पर रूइंस ऑफ ड्रैगन पिट में कहीं पर छुपा था, तो वो कई घंटों तक मेन एट आर्म्स को वहाँ पर मिला ही नहीं था। बट यही कुछ 4-5 घंटे यहाँ वहाँ पर ढूंढने के बाद में फाइनली वो पागल शेपर्ड मिल गया। और मिला भी कहाँ पर, तो ये सनकी शेपर्ड एक खंडर में कहीं पे तो अंदर बैठा हुआ था और उसके आजू बाजू में 5 ड्रैगन्स के कटे हुए सर भी थे। और उन 5 कटे हुए ड्रैगन हेड्स में से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। उन 5 ड्रैगन्स को ऑलमोस्ट 1 महीने पहले मार दिया गया था और 1 महीने से ये पागल शेपर्ड उन्हीं 5 ड्रैगन हेड्स के साथ में रह रहा था। बोरोस बराथियन के मेन एटाम वहां पर शेपर्ड को सीज करने चले गए, बट अचानक उन पर वॉट द टैनर और उसके यही कुछ 100 लुच्चे लफंगों ने हमला कर दिया। तो वहां पर एक्चुअली रूइंस ऑफ ड्रैगनस्टोन में एक छोटी सी बैटल जरूर होती है, जिसमें यही कुछ 20-25 हाउस बराथियन के मेन एटाम शहीद हुए, बट उसके बाद में वो आसानी से इस छोटे से बैटल को जीत गए और उन्होंने शेपर्ड को बंदी बना लिया। शेपर्ड के इस पूरे हादसे के बारे में लॉर्ड बोरोस बराथियन को भी पता चलता है और इसीलिए जब शेपर्ड को रेड किप के डंजन्स में फेंक दिया जाता है, तब उस समय पर लॉर्ड बोरोस बराथियन भी वहां पर आते हैं ताकि वो इस पागल शेपर्ड को एक बार मिल ही ले। वो भी देखना चाहते थे कि ये शेपर्ड पागल है कौन जिसने पूरे किंग्स लैंडिंग को भड़काया और 5-5 ड्रैगन्स को मरवा दिया। इवन दो लॉर्ड बोरोस बराथियन इस शेपर्ड को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बट उनके मन में कुछ थोड़ा तो इसके लिए रिस्पेक्ट जरूर था, क्योंकि उसी के वजह से 5 ड्रैगन्स मारे गए थे। जैसे ही इस लॉर्ड बोरोस बराथियन को शेपर्ड देखता है, तो उसने सीधा लॉर्ड बोरोस बराथियन को गाली देनी शुरू कर दी और एक वाहियात शाप दे दिया। उसने सीधा कहा, लॉर्ड बोरस बराथियन, तू आज मजे कर ले, बट तुम्हारा दिन भी कभी ना कभी आएगा। तुम्हारी कयामत भी जल्दी आएगी। मैं तुम्हें शाप देता हूँ। वी शैल मीट इन हेल बिफोर दिस ईयर इज डन। लॉर्ड बोरोस बराथियन इस शाप को सुन के बस हंसते हैं और शेपर्ड को रेड कीप के उस काले तहखाने में बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से लॉर्ड बोरोस बराथियन ने किंग्स लैंडिंग का आयरन थ्रोन का तख्त एगोन द सेकंड के नाम पर सीज किया था। दूसरी तरफ एलिसेंट भी अभी एक्टिव हो चुकी थी और उसने पूरे किंग्स लैंडिंग में सब जगह पर कर्फ्यू लगवा दिया। सर परकिन द फ्ली एक्चुअली इस समय पर सिटी वॉच के कमांडर बनाए गए थे एंड ही वाज लुकिंग आफ्टर एंटायर आर्मी फॉर लॉर्ड बोरोस बराथियन। एंड लास्टली स्टॉर्मलैंडर्स के मेन एट आर्म्स इस समय पर 7 किंग्स लैंडिंग के गेट्स पर आ चुके थे ताकि कोई भी नए प्रॉब्लम्स ना हो सके। और इस तरीके से किंग्स लैंडिंग का माहौल वैसे तो अभी अच्छा हो चुका था, बट अभी भी वो कुछ हद तक गर्म जरूर था। तो नाउ लेट्स गेट इनटू नेक्स्ट पार्ट।
कॉर्लिस वेलारियन जॉइन्स द ग्रीन्स। किंग्स लैंडिंग अभी टोटली हाउस बराथियन के कंट्रोल में आ चुका था और सभी को अभी बस इंतजार था एगोन द सेकंड के अराइवल का। बट वो आएगा तो कैसे आएगा, क्योंकि वेलारियन फ्लीट का प्रॉब्लम तो अभी भी है। तो अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फाइनली एलिसेंट हाईटॉवर और लैरिस जाके मिलते हैं सी स्नेक कॉर्लिस वेलारियन से, एंड दे ऑफर हिम अ फुल पार्डन। लैरिस खास करके इस मीटिंग में ग्रीन्स के तरफ से बात करते हुए कॉर्लिस को बताता है कि कॉर्लिस ने ब्लैक्स को जरूर सपोर्ट किया था और वो एक ट्रीजन जरूर है, बट उस ट्रीजन के लिए ग्रीन्स तुम्हें कंप्लीटली माफ करते हैं, बट उसके बदले में एगोन द सेकंड को तुम्हें किंग्स लैंडिंग में सेफली आने देना होगा और उसके लिए तुम्हें ड्रिफ्ट मार्क के आसपास की पूरी वेलारियन फ्लीट को हटाने का हुक्म देना होगा। फिर एलिसेंट कहती है, माय लॉर्ड, आपको मेरे बेटे एगोन द सेकंड के सामने बेंड नी भी करना पड़ेगा। जैसे ही ये सब चीजें कॉर्लिस वेलारियन ने सुनी तो कॉर्लिस वेलारियन ने एक बहुत ही ताबड़तोड़ स्माइल की और एकदम बैडएस अंदाज में वहां पर उन्होंने एलिसेंट को रिप्लाई देते हुए कहा, वो क्या है ना एलिसेंट, मैं ना बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ और बूढ़ापे के वजह से मेरे घुटनों में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और उसी वजह से वो बेंड आसानी से नहीं होते। एलिसेंट और लैरिस की तो अंदर से बहुत ही ज्यादा जली थी, बट कुछ भी वो वहां पर गुस्से में नहीं कह सकते थे। दे नीडेड कॉर्लिस वेलारियन। तो इस क्रूशल मोमेंट पे लैरिस ने ही बात करते हुए कहा, माय लॉर्ड कॉर्लिस, आपके घुटने आसानी से बेंड नहीं होंगे, तो आप ही जरा बताओ कि हम क्या कर सकते हैं उन घुटनों को बराबर से बेंड करने के लिए। बड़ बोले लैरिस ने अपना यहाँ पर एक अलग ही मक्खन मारना शुरू कर दिया और बेसिकली एक तरीके से नेगोशिएशन ही शुरू कर दिए। लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन को ये चीज समझ में आ गई और उन्होंने अपने टर्म्स रखे। सबसे पहले तो लॉर्ड कॉर्लिस ने एलिसेंट और लैरिस को कह दिया कि पार्डन जो वो देने की बात कर रहे हैं, वो पार्डन यानी कि माफी सिर्फ कॉर्लिस वेलारियन और एलिन वेलारियन को नहीं मिलनी चाहिए, बट एगोन द सेकंड ने सभी ब्लैक्स को सपोर्ट करने वालों को माफ करना चाहिए, तभी मैं बेंड नहीं करने के बारे में सोचूंगा। देन इसके बाद में कॉर्लिस और एक शर्त में कहते हैं कि जल्द से जल्द उनके पोती बेला और एगोन द यंगर को रिहा किया जाए। एंड लास्टली वो एक ताबड़तोड़ स्पीच मारते हैं। लॉर्ड लैरिस, एलिसेंट, मैंने पिछले ऑलमोस्ट 25 सालों से पूरा रेल्म अपने आंखों के सामने टूटते हुए देखा। आयरन थ्रोन के पावर के लिए पूरा वेस्टेरोस ग्रीन्स और ब्लैक्स के बीच में डिवाइड हुआ। अपनों ने अपने को ही मारना शुरू कर दिया और हम सभी लोग इस भयानक डांस ऑफ द ड्रैगन्स के वॉर का हिस्सा बने। इससे क्या मिला हमें? लाखों लोग मरे, ड्रैगन्स मरे, कुछ मेरे अपने मरे तो कुछ मेरे पराये मरे, बट सबके मरने का मुझे उतना ही दुख है। बट जो हुआ सो हुआ, जो कुछ भी हुआ उसका बस हम मातम मना सकते हैं, बट अगर हमें सुनहरे कल में जाना है तो इस रेल्म को हमें वापस जोड़ना होगा और बस एक ही चीज से रेल्म एक होगा, एंड दैट इज ग्रीन्स और ब्लैक्स के बीच में हमें रिश्ता बनाना पड़ेगा। एगोन द यंगर और जहेरा की शादी करा दो। एगोन द यंगर को नया राजा डिक्लेयर करो, ही शुड बी द फ्यूचर किंग एंड जहेरा शुड बी द फ्यूचर क्वीन। ब्लैक्स और ग्रीन के रिश्ते से जो आगे की जनरेशन आएगी वही हाउस टारगेरियन की एक नींव बनेगी। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मेक एगोन द यंगर प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन एंड मेक जहेरा क्वीन ऑफ 7 किंगडम्स।
बूढ़े कॉर्लिस वेलेरियन की सभी बातें राजमाता एलिसेंट एकदम अच्छे से जरूर सुन रही थी, बट जैसे ही उन्होंने एगोन द यंगर को राजा बनाने की बात की और एगोन द यंगर और जहेरा के बीच में शादी कराने की बात की, तो वो सुनते ही उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वो सभी टर्म्स उसे वाहियात लगी। एलिसेंट ने वहाँ पर सीधा कॉर्लिस को बता दिया कि वो सभी शर्तों को मानने के लिए रेडी है, बट वो एगोन द यंगर को कभी भी प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन बनाने नहीं देगी। एगोन द यंगर कभी भी हेयर टू द थ्रोन नहीं बनेगा और वो ना ही जहेरा के साथ में शादी करेगा। एलिसेंट वहां पर गुस्से में कह देती है कि एगोन द सेकंड लौट के आएगा और उसकी शादी कसांड्रा बराथियन के साथ में होगी, और जो भी एगोन द सेकंड और कसांड्रा बराथियन के आगे चल के बच्चे होंगे, वही बच्चे आगे चल के आयरन थ्रोन के हकदार होंगे। राजमाता एलिसेंट ऑलमोस्ट 6 महीनों तक रेड किप के डंजन्स में रही थी, बट अब तक उसका गुरूर और उसका एरोगेंस टूटा नहीं था। यहाँ पर लैरी सी एलिसेंट को थोड़ा सा साइड में लेके जाता है और उसको समझाता है कि कॉर्लिस वेलेरियन की बातें अभी हमें मानना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पर अगर उनकी बातें ठुकराते हैं तो वो बिल्कुल भी वेलेरियन फ्लीट को नहीं हटाएंगे, और वो फ्लीट अगर नहीं हटती है तो एगोन द सेकंड वापस किंग्स लैंडिंग में कैसे आएगा। तो ये सब बातें सुनने के बाद में एलिसेंट को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से से लाल हो गई थी, बट फिर भी सातों भगवानों को साक्षी मानकर एलिसेंट हाईटावर यहाँ पर कॉर्लिस वेलेरियन के साथ में एक डील करती है, जिसमें एलिसेंट हाईटावर कॉर्लिस के सभी टर्म्स, सभी शर्तों को मानती है। अगले ही दिन किंग्स लैंडिंग के दरबार में एलिसेंट हाईटावर आयरन थ्रोन पे बैठी थी एज अ रीजेंट क्वीन फॉर हर सन एगोन द सेकंड टारगेरियन, और उस रीजेंट क्वीन एलिसेंट हाईटावर के सामने कॉर्लिस वेलेरियन बेंड नी करते हैं। जैसे ही ये होता है, एलिसेंट हाईटावर वापस सातों भगवानों को साक्षी मानकर कॉर्लिस वेलेरियन को पार्डन देती है, और कॉर्लिस वेलेरियन के इन सभी टर्म्स को एक्सेप्ट करती है। किंग एगोन द सेकंड रिटर्न्स। ग्रीन्स के क्वीन एलिसेंट हाईटावर ने कॉर्लिस वेलेरियन को कंप्लीटली पार्डन जैसे ही दिया, उसके कुछ ही घंटों के बाद में कॉर्लिस वेलेरियन ने अपने हाथों से एक लेटर लिखा। इस रेवन में लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन ने अपने बेटे एलिन को सीधा बताया रहता है कि वेलेरियन फ्लीट के ब्लॉकेड को हटाया जाए, और एलिन तुम्हें जाना है ड्रैगनस्टोन को, तुम वहां पर जाओ और बेला और एगोन द सेकंड को अच्छे से रिहा करना, और फिर एगोन द सेकंड के साथ साथ उन सभी को तुम किंग्स लैंडिंग में लेके आओ। जैसे ही ये संदेशा एलिन वेलेरियन को मिलता है, तो उसके सिर्फ 2 हफ्तों के बाद में किंग्स लैंडिंग के बंदरगाह पे आ जाती है वेलेरियंस की फ्लीट। इस फ्लीट में सबसे आगे एक ट्रेडिंग शिप थी जिसका नाम है माउस। जी हाँ, कॉर्लिस के फॉर्मर लवर कैप्टन मेरिल्डा ऑफ हल की माउस शिप पूरे वेलेरियन फ्लीट के सबसे आगे होती है। मेरिल्डा खुद इस समय पर पूरे वेलेरियन फ्लीट को एकदम अच्छे से गाइड करती होती है, और उसके पीछे से ढेर सारे शिप्स आते हैं किंग्स लैंडिंग के बंदरगाह पे। जैसे ही सबसे इम्पोर्टेंट एलिन वेलेरियन का शिप वहां पे बंदरगाह पे आता है, तो उस शिप में से सबसे पहले उतरता है एगोन द सेकंड टारगेरियन, एंड उसके साथ होते हैं उसके 4 चमचे, सर मास्टन वाटर्स, सर एल्फ्रेड ब्रूम एंड 2 पगले टॉम्स। उनके पीछे ही वहां पर बेला टारगेरियन भी होती है, बट शी वॉज स्टिल इन चेन्स, क्योंकि सर एल्फ्रेड और सर मास्टन को ऐसा हमेशा टेंशन रहता है कि गलती से भी बेला को अगर वो रिहा करते हैं तो वो डायरेक्टली एगोन द सेकंड पे जाके अटैक करके उसे मार डालने की कोशिश कर सकती है। आफ्टर ऑल बिंदास बेला एक डेंजरस बंदी है, और उसमें सभी उसके पिता डेमोन के गुण हैं। सो बेला को अभी भी बंदी बना के ही रखा था,
और एगॉन द यंगर को भी 2-4 मेन एट आर्म्स ने एकदम जकड़ के रखा था ताकि वो कुछ हंगामा ना करे। तो किंग एगॉन द सेकेंड टारगेरियन का रिटर्न हो चुका था किंग्स लैंडिंग में, बट ये रिटर्न मतलब बहुत ही हॉरिबल रहा। एगॉन द सेकेंड किंग्स लैंडिंग में लौटा था, बट ये बिल्कुल भी ग्लोरियस रिटर्न नहीं रहा। उसके दोनों पैर टूट गए थे, तो उसे एक पालकी में से यानी उसे एक लिटर में उठाया गया और उस लिटर में से उसको धीरे धीरे करके रेड किप के तरफ लेके जाने लग गया। अपने प्यारे बेटे एगोन को रिसीव करने के लिए आई हुई एलिसेंट पहले तो इमोशनल होती है कि वो अपने बेटे को देख रही है, बट जैसे ही वो अपने बेटे की हॉरिबल हालत देखती है तो उसके होश ही उड़ गए। एगोन द सेकेंड को मून डांसर ने टोटली तबाह कर दिया था। उसके लोअर बॉडी में लगभग सब जगह पर हड्डियां टूट चुकी थी, उसकी स्किन एकदम जल गई थी, उसका फेस भी एकदम टूटा टूटा सा लग रहा था। और सबसे बुरी बात कि किंग्स लैंडिंग में स्वागत करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। एक किंग वापस लौटा है, बट उस किंग को कौड़ी का भाव देने के लिए वहां पर रास्ते पे कोई भी नहीं था। किसी को भी पड़ी नहीं थी कि कोई राजा वहां पर वापस आ रहा है। सब लोगों ने घर के दरवाजे खिड़कियां लगा रखी थी और रास्तों पे इंसान क्या, एक कुत्ता और एक चूहा भी नहीं था। सब जगह पर किंग्स लैंडिंग में एकदम सन्नाटा था और उसी सन्नाटे में एकदम शर्मनाक तरीके से एगोन द सेकेंड की पालकी, उसका लिटर एकदम धीरे धीरे से रेड कीप तक आ गया। एगोन द सेकेंड जैसे ही रेड कीप में आता है तो उसका और उसके प्यारे बेटी जहेरा का एक वैसे काफ़ी इमोशनल रियूनियन वहाँ पे होता है। वो वहाँ पर लैरी स्ट्रॉन्ग से भी हाथ मिलाता है। उसके बाद में ग्रैंड मास्टर ओरवाइल, लॉर्ड बोरोस बराथियन, लॉर्ड टाइलैंड लैनिस्टर, ऐसे सभी लोग उसके सामने झुकते हैं। और फाइनली इवन वो कॉर्लिस वैलेरियन से भी हाथ मिलाता है। कॉर्लिस को देख के एगोन द सेकेंड को वैसे काफ़ी गुस्सा आया था, क्योंकि कॉर्लिस के बीवी ने ही उसकी आधी हालत वैसे बहुत ही बुरी की थी, बट फिर भी वो कॉर्लिस से हाथ मिलाता है एंड कॉर्लिस वैलेरियन वहाँ पर एगोन द सेकेंड के सामने बेंड नी करते हैं। जैसे ही कॉर्लिस वैसा करते हैं तो बेला की चेन्स निकाली जाती है, बेला को रिहा किया जाता है और वहाँ पर हमें नानाजी कॉर्लिस और उनके प्यारे पोती बेला का भी एक क्यूट रियूनियन देखने मिला। फिर एगोन द यंगर भी कॉर्लिस को हक करता है एंड जस्ट लाइक दैट वी हैड मेनी रियूनियंस, और ये इस दिन की एक बहुत ही खासियत रही। अगले 2-3 दिन वैसे तो एगोन द सेकेंड रेड किप में एकदम शांति से रहता है, ही ट्राइज टू रिकवर हिमसेल्फ, बट देन 2-3 दिनों के बाद में उसका वाहियात रूल शुरू हो गया। पार्ट 8, किंग एगोन्स जजमेंट डे। किंग्स लैंडिंग के रेड किप में लौटने के बाद में किंग एगोन द सेकेंड का रूल यही कुछ 3-4 दिनों के बाद में शुरू हो गया। जैसे कि हमने जाना एगोन द सेकेंड इस समय पर बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड था, तो एगोन द सेकेंड को आयरन थ्रोन की पूरी स्टेप्स चढ़ने भी नहीं हो रही थी। इसीलिए एगोन द सेकेंड लिटरली जहाँ पर आयरन थ्रोन की सीढ़ियाँ नीचे ख़त्म होती है वहाँ पर नीचे बैठ के ही रूल करने लगता है, और सबसे पहले वो मून ऑफ मैडनेस के तीनों किंग्स को सज़ा सुनाता है। इसमें सबसे पहला था सो कॉल्ड किंग ट्रिस्टन ट्रूफायर। उस ट्रिस्टन को घसीट के दरबार में लेके आया जाता है, और जैसे ही ट्रिस्टन सर परकिन द फ्ली को देखता है तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। ट्रिस्टन सबके सामने दरबार में वही के वही घुटनों पे गिर के गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है। वो एगोन द सेकेंड को बताता है कि उसे परकिन द फ्ली ने ही किंग बनाया, उसे किंग बनने में कोई भी इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट परकिन द फ्ली के वजह से वो अपने आप को किंग मानने लगा। वो कहता है कि सर परकिन द फ्ली ने उसे बताया था कि वो विसेरिस का बास्टर्ड है और इसीलिए उसने आयरन थ्रोन को हासिल करने की कोशिश की। सिर्फ और सिर्फ सर परकिन के वजह से वो किंग बनने के चक्कर में पड़ा, तो वो इस पूरे चीज़ का गुनहगार नहीं है। बट ये सभी चीज़ें कोई वहाँ पर सुनता नहीं है। सर परकिन द फ्ली ने बराबर गेम खेल के ग्रीन्स का कैंप ज्वाइन कर लिया था,
और इस ट्रिस्टन को बलि का बकरा बना दिया गया था। ट्रिस्टन को भी कुछ ही टाइम में समझ में आता है कि उसका पूरी तरीके से परकिन द फ्ली ने गेम कर दिया है, और उसके बाद में एगोन द सेकंड वहां पर उसे मौत की सजा देता है। जैसे ही ट्रिस्टन ये सजा सुनता है तो ही डिड नॉट बेग फॉर मर्सी। उसने पहले जरूर इमोशनल होके कुछ बातें कही थी, बट जैसे ही उसे मौत की सजा दी जाती है तो उसने अपने जान की भीख नहीं मांगी। खचाखच भरे हुए दरबार में वहां पे लैरी स्ट्रॉन्ग उस ट्रिस्टन की आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं। तो बैडएस अंदाज में ट्रिस्टन कहता है, योर ग्रेस, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे नाइट बनाया जाए। जैसे ही ट्रिस्टन अपनी ये आखिरी ख्वाहिश मांगता है तो तभी वहां पर सर मास्टन वॉटर्स आगे आते हैं और घुटनों पे रहे ट्रिस्टन के कंधे पर उनकी तलवार रख के वही ट्रिस्टन को वो नाइट बनाते हैं। ट्रिस्टन की आखिरी ख्वाहिश पूरी होती है। ही बिकम्स सर ट्रिस्टन फायर। वहां पर सर मास्टन वॉटर्स उसे ट्रू फायर नहीं बट उसे सर ट्रिस्टन फायर करके बुलाते हैं। एंड जस्ट लाइक दैट ट्रिस्टन हैड बिकम अ नाइट। जैसे ही वो नाइट बनता है उसके अगले ही मोमेंट पर सर एल्फ्रेड ब्रूम ट्रिस्टन फायर को बिहेड कर देते हैं, और ये बिहेडिंग वो करते हैं ब्लैक फायर तलवार से। जी हाँ, वही ब्लैक फायर तलवार जो कि एक्चुअली हाउस टारगेरियन की एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड है। तो ये हाउस टारगेरियन की ब्लैक फायर स्वॉर्ड एक्चुअली एगोन द सेकंड के पास इतने टाइम से थी, और उसी ने ये स्वॉर्ड एल्फ्रेड ब्रूम को दी क्योंकि उसे वो स्वॉर्ड अभी उठाने भी नहीं हो रही थी। सो इसी स्वॉर्ड से ट्रिस्टन को बिहेड किया गया, और उसके बाद में पारी थी कनी किंग गेमॉन पेल हेयर की। अभी जैसे ही एगोन द सेकंड इस छोटे 5 साल के क्यूट गेमॉन पेल हेयर को देखता है और उसकी हरकतें देखता है, तो एगोन द सेकंड के अंदर की भी इंसानियत जग गई। उसे समझता है कि इसे किंग बनाने का ये जो कुछ भी प्लान है वो इस बच्चे का तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। उस बच्चे गेमॉन पेल हेयर के तो बिल्कुल भी ऐसे कुछ एम्बिशन राजा वगैरह बनने के नहीं थे। उसे राजा वगैरह बनाने का ये जो भी काम था वो था उसके दो लेस्बियंस एसी और सेक्सी सिल्वेना सैंड का। तो इफ यू रिमेंबर एक्चुअली इस एसी ने कहा था कि उसका एगोन द सेकंड के साथ में रिश्ता बना, और उन दोनों के रिलेशनशिप के वजह से ही इस गेमॉन पेल हेयर का जन्म हुआ था। तो ये जो पूरी कहानी एसी और उसके लेस्बियन पार्टनर डॉर्निश होर सिल्वेना ने बनाई थी वो कंप्लीटली झूठ निकली। जैसे ही एगोन द सेकंड यहाँ पर इस एसी नाम के लड़की को देखता है तो एगोन दरबार में कहता है कि मैंने तो इस होर को अपने जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। आई एम सीइंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसी वजह से ये बच्चा गेमॉन उसका बास्टर्ड बेटा हो ही नहीं सकता। एक्चुअली इस समय पर एगोन द सेकंड भी वैसे मन ही मन चाहता था कि गेमॉन उसका बास्टर्ड बेटा निकले ताकि वो उसे आगे चल के मे बी किंग वगैरह बना सके, बट गेमॉन उसका बेटा निकलता नहीं है क्योंकि उसने कभी भी इस एसी से संबंध ही नहीं बनाए थे। तो गेमॉन पेल हेयर के माँ एसी को सभी के सामने दरबार में वहाँ पे टॉर्चर किया जाता है, और बस कुछ ही मिनटों के टॉर्चर के बाद में एसी वहाँ पर दरबार में सबको बता देती है कि इस गेमॉन पेल हेयर का बाप एक्चुअली कोई लीस से आया हुआ ड्रैगन सीड था जिसके बाल एकदम सिल्वर हेयर थे, और वो ऐसा लगता था कि मानो वो टारगेरियन ही है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी एक बहुत ही मस्त कंस्पिरेसी थियरी है। ये जो लाइसिनी बंदा है जो गेमॉन का बाप है वो मे बी जस्ट मे बी सेरा टारगेरियन का बेटा हो सकता है। और अगर आपको ये सेरा टारगेरियन कौन है वो पता नहीं, और ये लाइसिनी बंदा सेरा टारगेरियन का बेटा कैसे हो सकता है ऐसा आपको सवाल है, तो आपको बस ये एक वीडियो देखना पड़ेगा। नाउ बैक टू द स्टोरी। तो एगोन द सेकंड ने सभी चीज़ों को अच्छे से सुना, वहाँ पर अच्छे से सुनवाई दरबार में होती है, एंड फाइनली एगोन द सेकंड जजमेंट देता है कि एसी, सिल्वेना और बाकी 27 अदर जो भी गेमॉन के सपोर्टर्स हैं उनको फांसी दी जाएगी।
एंड उसी दिन शाम को उस हुकुम को एकदम अच्छी तरीके से फॉलो किया गया और ऐसी सिल्वेना के साथ साथ गेम ऑन के कई सारे 27 सपोर्टर्स को फांसी दी गई। देन अगर हम गेम ऑन पेल हेयर की बात करते हैं तो गेम ऑन को एगॉन बख्श देता है और उसे वो क्राउन का वॉर्ड करके एकदम अपने अंडर लेता है। मतलब बेसिकली एगॉन द सेकंड का ही वो एक तरीके से वॉर्ड बन के रहेगा। तो ऐसे दो किंग्स के बाद में लास्टली आता है शेपर्ड। अभी ये शेपर्ड काफी बीमार हो गया था, वो अपने डंजन में एकदम पागलों की तरह हरकतें करता था, बट फिर भी उसे कैसे तो करके एकदम घसीट के दरबार में लाया जाता है। इस शेपर्ड का एक हाथ नहीं था, उसके अभी ऑलमोस्ट सभी कपड़े फट गए थे। ऐसा ही कह लो कि वो आधा नंगा था वहां पर और दिखने में तो अभी वो एकदम ही पागल हो गया था। एगोन जैसे ही इस शेपर्ड को देखता है तो उसे लिटरली उसकी दया आती है और वहां पर एलिसेंट भी एगोन को कहती है कि ये शेपर्ड कैसा भी रहे, ये 7 गॉड्स का फॉलोअर है और सातों भगवानों को अच्छे से मानने वाले किसी भी बंदे को हम ऐसे एकदम फांसी नहीं दे सकते और ना ही उसे बिहेड कर सकते हैं। तो एलिसेंट के ऐसा कहने पर एगोन शेपर्ड को मार डालने की सजा नहीं सुनाता है। एगोन बस शेपर्ड को जिंदगी भर के लिए डंजन्स में रहने की सजा सुनाता है। बट ये सजा सुनते ही शेपर्ड एकदम स्टूपिडली एगोन द सेकंड को वापस वही शाप देता है जो उसने बोरोस बराथियन को दिया था। वो कहता है, अबे मूर्ख, तू क्या मुझे डंजन्स में फेंकेगा? बड़ा आया टारगेरियन किंग। अरे तुम्हारे जैसे टारगेरियंस तो मेरे पाँव की धूल है। तुम हरामी शैतानी कमीने टारगेरियंस मुझे सजा दोगे? मुझे? मैंने तुम्हारे सारे ड्रैगन्स को मार दिया और मैं तुझे भी मार दूंगा। मैं तुझे शाप देता हूं, ये साल खत्म होने के पहले मैं तुझे नर्क में मिलूंगा। सुना तूने टारगेरियन? तुझे मैं नर्क में मिलूंगा कमीने। पूरे दरबार में सबके सामने इस पागल शेपर्ड ने एगोन द सेकंड का बहुत ही गंदा इंसल्ट किया और उससे एगोन द सेकंड को बहुत गुस्सा आ गया। पहले तो एगोन द सेकंड ने एल्फ्रेड ब्रूम को हुक्म दे दिया कि इस शेपर्ड की जुबान सबके सामने गरम लोहे से खींच के निकालो। तो एल्फ्रेड ब्रूम ने वही चीज कुछ ही मिनटों में कर डाली और उस शेपर्ड की जबान, उसकी टंग सबके सामने खींच के काट डाली गई और फिर उसे और उसके जो 240 टोटल फॉलोअर्स इस समय पर रेड कीप के तहखाने में बंद थे, उन सभी को एगोन द सेकंड ने जलाने का हुक्म दिया। अगले ही दिन किंग्स लैंडिंग के कॉबलर स्क्वायर पे, जहां पर सबसे पहली बार शेपर्ड ने अपनी बगावत शुरू की थी, उसी जगह पर, उसी कॉबलर स्क्वायर पर उस शेपर्ड को बांध के रखा गया और फिर जो रास्ता रेड कीप से लेके शेपर्ड के उस कॉबलर स्क्वायर तक जाता है, उस पूरे रास्ते पर एक साइड पे 120 फॉलोअर्स को बांध के रखा गया और दूसरे साइड में 120 और फॉलोअर्स को लकड़ी के पोल्स पे बांध के रखा गया और उन सब के बीच में से एगोन का लिटर शेपर्ड के तरफ एकदम स्वैग में निकलता है। जैसे जैसे एगोन द सेकंड का लिटर आगे बढ़ा, टारगेरियन मेन एट आर्म्स वैसे वैसे एक एक करके शेपर्ड के फॉलोअर्स को जिंदा जलाने लग गए। शेपर्ड के फॉलोअर्स के जलने के चीखों में से एगोन द सेकंड का पालखी यानी उसका लिटर आगे निकला और वैसे करते करते फाइनली वो लिटर पहुंचता है शेपर्ड के सामने यानी कॉबलर स्क्वायर पे। शेपर्ड मतलब 241st बंदा बाकी था और उसके आजू बाजू में 5 ड्रैगन हेड्स भी थे। साइरैक्स, ड्रीमफायर, श्राइकोस, मॉर्गुल और टेराक्सस के ये 5 ड्रैगन हेड्स थे। उन सभी ड्रैगन हेड्स को शेपर्ड के आजू बाजू में एकदम अच्छे से रखा गया था और एगोन वहां पे आता है। कैसे तो करके एगोन द सेकंड अपने लिटर में से उतरा। वैसे तो उसे खड़े होने बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, बट उसने अपने जिंदगी में आखिरी बार खड़े होने की बेहद कोशिश की।
कैसे तो करके वो खड़ा हुआ और हॉबल करते करते कैसे तो करके वो शेपर्ड के पास में आता है और उसने शेपर्ड को जला दिया। ये जो पूरा एक स्पेक्टेकल एगोन द सेकंड ने किया था, उसका रीज़न बस यही था कि उसे सबको बताना था दैट ही इज बैक। एंड कुछ हद तक ये स्पेक्टेकल सक्सेसफुल भी हुआ। एगोन द सेकंड के इस अजीब से स्पेक्टेकल ने कई सारे किंग्स लैंडिंग के स्मॉल फोक का दिल कुछ हद तक ज़रूर जीत लिया था और कईयों ने उसके लिए तालियां वगैरह बजानी शुरू कर दी। यहाँ पर एगोन द सेकंड ने सबके सामने एक छोटा सा स्पीच भी दिया और उसने सबको कह दिया कि आई एम बैक, मैं अपना रूल अभी वापस शुरू करूंगा। कुछ ही दिनों में मैं कैसेंड्रा बराथियन के साथ में शादी करने वाला हूँ और हमारे बच्चे आगे चल के आयरन थ्रोन पर बैठेंगे। इसी के साथ साथ एगोन वहाँ पर उसके भाई एमोंड और डेरॉन के 2 बड़े स्टैचूज बनाने का भी हुक्म देता है और ये दोनों बड़े स्टैचूज बनेंगे रूइंस ऑफ ड्रैगन पिट में, जहाँ पर अभी कई सारे पत्थर गिरे हुए हैं। उन्हीं पत्थरों को यूज किया जाएगा और 2 बड़े वन आइड एमोंड और डेरॉन के स्टैचूज वहाँ पे बनेंगे, ऐसा एक वो वहाँ पे अनाउंसमेंट करता है। ये सब सुनने के बाद में एगोन द सेकंड के लिए कई सारे लोग नारे वगैरह लगाने लगते हैं और उसी के साथ साथ ये हॉरिबल जजमेंट डे ऑफ एगोन द सेकंड ख़त्म होता है। एंड इसकी और एक स्पेशल बात ये रही कि ये जो एगोन द सेकंड का जजमेंट डे था वो 130 एसी का आखिरी दिन था। पार्ट 9, एगोन वॉचेस कॉर्न। अभी हमने जैसे कि जाना कि मून डांसर के खिलाफ हुए बैटल में एगोन द सेकंड के दोनों पैर बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुके थे। ही कुडंट वॉक एट ऑल, उसकी स्किन वगैरह जली थी। ये सब कुछ तो उसके साथ हुआ ही था, बट असली सबसे सैड चीज़ हमें पता चलती है मशरूम के वजह से। तो मशरूम की माने तो एगोन द सेकंड चल तो नहीं सकता था, बट उससे भी बुरी चीज़ उसके साथ हुई थी, एंड दैट इज़ एगोन द सेकंड इम्पोर्टेंट बन चुका था, यानी वो नामर्द बन गया था। तो मशरूम एक्चुअली इस समय पर अब भी रेड कीप में ही था। वो अभी एक्चुअली ग्रुप ऑफ फूल्स का लीडर बन चुका था और एगोन द सेकंड को वो हंसाने की लाख कोशिश करता, बट एगोन द सेकंड कभी हंसता ही नहीं। एगोन द सेकंड एक्चुअली इस समय पर अभी भी सिर्फ 23 ईयर ओल्ड था एंड ऑब्वियसली उसका औरतों में अभी भी काफ़ी इंटरेस्ट था। उसे कई सारे गर्ल्स का अट्रैक्शन रहता, उसे कई लड़कियों के साथ में संबंध बनाने रहते, बट वो किसी भी औरत के साथ में संबंध बना ही नहीं सकता क्योंकि वो अभी नामर्द बन चुका था। एंड दिस कम्स फ्रॉम मशरूम। मशरूम तो और भी स्पाइसी गर्मा गर्म गॉसिप हमें बताता है। तो मशरूम की माने तो एगोन तो अभी संबंध बना नहीं सकता था, बट वो चुपके से दूसरों को संबंध बनाते हुए देखकर ही जिंदगी के मजे लेने लगा था। मशरूम के अनुसार मोस्टली एगोन द सेकेंड दोनों टॉम्स और मास्टन वाटर्स जिन जिन औरतों के साथ में संबंध बनाते थे उनको वो चुपके से देखता था। और मशरूम का कहना है कि कई बार तो मशरूम ने खुद 3-4 लड़कियों के साथ में एक साथ उसके बड़े औजार के साथ में मज़े किए थे और उस पूरे संबंध बनाने के पार्टी को एगोन द सेकंड ने देखा था। तो बेसिकली एगोन द सेकंड यहाँ पर अपना खुद का ORN, उसके आगे का वर्ड मैं नहीं कहूँगा, वो चीज़ देखने लग गया था एंड इट इज़ प्रिटी ट्रैजिक। तो एगोन द सेकंड के हाथों में आयरन थ्रोन आ गया था, वो पूरे वेस्टेरोस पे रूल तो करने लगा था, वो राजा तो बन गया था, बट उसकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से बर्बाद थी। तो दोस्तों अभी एगोन द सेकंड को तो लगने लग गया था कि रहेनिरा मर गई, डेमोन मर गए, सभी ड्रैगन्स मर गए, सभी ममर किंग्स जो भी फेक किंग्स थे वो मर गए। एगोन द यंगर उसके यहाँ पर अभी भी हॉस्टेज है, तो उसके तख्त को अभी क्या ही खतरा होगा। उसे ऐसा लगता है कि अब पूरा रेल्म शांत होगा और वो पूरे रेल्म पर अच्छे से वो रूल करेगा, बट ऐसा नहीं था क्योंकि एगोन द सेकंड ने एकदम स्टूपिडली, एकदम वाहियात तरीके से एक बड़ा धोखा दे दिया और उसके वजह से वापस कई सारी बैटल शुरू होती है। आयरन थ्रोन पर होके भी एगोन द सेकंड कैसे पावरलेस होता है और उसकी ज़िंदगी में उसके वजह से
कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम जानेंगे अगले एपिसोड में. अंटिल देन कीप स्माइलिंग, समर में अच्छे से आम खाओ एंड कीप सपोर्टिंग दिस चैनल. सो बाय एंड टेक केयर. सायनारा.